मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में तमाम सरकारी कंपनियों या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के निजीकरण या डिसइन्वेस्टमेंट की बात करना शुरू कर दिया है। तो क्या यह डिसइन्वेस्टमेंट हमारे और आपके फ़ायदे में है या फिर इससे हमारी ज़िंदगी पे कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है? आइए देखते हैं। नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा के भावनात्मक नारे के साथ दूसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने आते ही तमाम सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने के लिए मंडी सजा ली है। इस साल मोदी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के डिसइन्वेस्टमेंट या निजीकरण के द्वारा 52,500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। डिसइन्वेस्टमेंट का उद्देश्य तो प्रकट तौर पे यह होता है कि सरकार को इससे तात्कालिक फंड मिल जाता है और उसको अपना बजटीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट कम करने में मदद मिलती है। परंतु सच्चाई ये है कि विगत 25-30 सालों में जितने भी पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है या जितनी भी सरकारी कंपनियों को बेचा गया है वो विनिवेश जैसा कुछ था ही नहीं, बल्कि एक सरकारी कंपनी के शेयर्स दूसरी सरकारी कंपनी को बेच दिए गए हैं। इससे सरकार का बजट का घाटा तो कम हो जाता है, लेकिन ना तो कंपनी के होल्डिंग में कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही कंपनी के कामकाज के तरीके में बदलाव आता है, न ही उसके मैनेजमेंट के तरीके में बदलाव आता है और कुल मिला के परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में तर्क ये भी दिया जाता है कि सरकारी कंपनियों के कामकाज का तरीका प्रोफेशनल नहीं रह गया है और उस वजह से बहुत सारी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, इसलिए उनका निजीकरण किया जाना चाहिए, जिससे उनके कामकाज के तरीक़ों में बदलाव होगा और कंपनी को प्राइवेट हाथों में बेचने से जो पैसा आएगा उससे जनता के लिए बेहतर सेवाएं मुहैया करवाने के काम में लगाया जा सकेगा। परंतु हो ये रहा है कि कई बार सरकारें ऐसी कंपनियों को भी बेचने या विनिवेश करने या निजीकरण करने का फैसला ले लेती हैं जो बहुत सारा लाभ कमा के सरकार को दे रही होती हैं। और एक सरकारी कंपनी के शेयर जब दूसरी सरकारी कंपनी के द्वारा खरीदे जाते हैं, उनको मजबूर किया जाता है खरीदने के लिए, तो उस सरकारी कंपनी के सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। एक उदाहरण देखिए, ओएनजीसी एक ज़माने में बहुत कैश रिच कंपनी मानी जाती थी और उनके पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन सरकारी दबाव के कारण उनको गुजरात पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के शेयर खरीदने पड़े, साथ ही उसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी सरकार की हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा खरीदना पड़ गया। परिणाम ये हुआ कि कभी कैश रिच मानी जाने वाली ओएनजीसी को हाल में ही कर्ज लेना पड़ा है, मतलब उनकी भी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। हाल में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा यह घोषणा की गई कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र रखे जाते हैं? मूल रूप से स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रक्षा या उससे जुड़े जो भी क्षेत्र होते हैं, जैसे वॉरशिप और एयरक्राफ्ट निर्माण वाला जो क्षेत्र है, एटॉमिक एनर्जी वाला जो क्षेत्र है, या वेपन कंस्ट्रक्शन वाला जो क्षेत्र है, उसको रखा जाता है। साथ ही इंडियन रेलवे को भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इंडियन रेलवे में कुछ निजी ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है, कुछ 109 ट्रेनें चलाने की बात हो रही है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर वाला बहाना सरकार ने चला था कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़कर बाकी सबका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी सही साबित होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप निजी ट्रेनें चलाने ही लग रहे हैं तो रेलवे को आप एक तरीके से निजी हाथों में देने ही जा रहे हैं। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे में निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और ये भारत के रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन में निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश आकर्षित करने का पहला प्रयास है। रेलवे ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो रेलवे में नई तकनीकी लाना है, मरम्मत खर्च कम करना है, यात्रा समय कम करना है, नौकरियों को बढ़ावा देना है, सुरक्षा बढ़ाना है और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देना है। लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि अगर विश्वस्तरीय सुविधाएं सिर्फ निजी क्षेत्र को सौंप देने में ही मिलने लग जाती तो रेलवे में जो कैटरिंग का संचालन है, रेलवे खान पान सेवा है, वो बहुत दिनों से एक निगम के हाथ में है। आईआरसीटीसी इसका संचालन निजी क्षेत्र की भागीदारी से करता है, प्राइवेट वेंडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। लेकिन रेलवे में जो खान पान की क्वालिटी आज की तारीख में है उससे हम सब परिचित हैं, हम सब जानते हैं और जितना संभव होता है हम लोग रेलवे में खाना खाने से बचते हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में भी आपने देखा होगा अक्सर लोग घर से खाना लेके आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रेन में जो खाने की क्वालिटी है वो मजबूरी में तो खाया जा सकता है, लेकिन स्वाद के लिए उसका प्रयोग बिल्कुल असंभव जैसा है। इंडियन रेलवे की वर्तमान
हालत है और ट्रेनों के संचालन की जो स्थिति है उससे हम सब परिचित हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि कोई भी ट्रेन आपको नियत समय पे आपके गंतव्य तक लेके जाती है। अक्सर ट्रेनें घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा और कई कई बार तो पूरे दिन लेट होती है। और इसके बारे में तर्क ये दिया जाता है कि रेल की पटरियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मतलब एक एक रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेनें लेट चल रही हैं। ये तो आज की स्थिति है। जब आप इन रूटों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मतलब इसमें कुछ प्राइवेट ट्रेनें चलाएंगे, तो उन ट्रेनों को आपको अच्छा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब उसमें जो यात्रा करने वाले यात्री हैं जिन्होंने ज़्यादा पैसा दिया है, तो उनको प्रीमियम ट्रेनों का दर्जा मिलेगा। जैसे अभी होता है कि आप राजधानी से यात्रा कर रहे हैं और कोई आदमी एक्सप्रेस ट्रेन या किसी मेल से यात्रा कर रहा है, तो उस मेल ट्रेन को साइड ट्रैक पर रोक के राजधानी को निकाला जाता है। भविष्य में यही स्थिति अगर निजी क्षेत्र की ट्रेनों के साथ होने लगी कि राजधानी को साइड करके निजी क्षेत्र की ट्रेनों को निकाला जाने लगा, तो अभी जो ट्रेनें 2, 4, 10 घंटे लेट पहुंचती है, तब पता नहीं कितने घंटे लेट पहुंचेगी। तो फिर इन ट्रेनों में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनके अधिकारों का क्या? आपने उनसे भी तो पैसे लिए हैं और उनको नियत समय पे पहुंचाने के बदले आप 24-24 घंटा लेट पहुंचा रहे हैं। तो मूल रूप से जहां इनको रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए था। आप निजी ट्रेनें चलाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन क्यों ना निजी ट्रेनें चलाने के लिए अलग से ट्रैक बनवाया जाए और उसमें भी पैसा इन निजी क्षेत्र के ही लोगों का लगाया जाए। वो एक निजीकरण का प्रयास हो सकता है। बट पहले से आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और आपने उसको दे दिया कि चलिए इस पर आप ट्रेन चलाइए, और बाकी जो आपकी ट्रेनें पहले से चल रही हैं उनको आपने साइडलाइन कर दिया। तो ये विनिवेश का और ये नई टेक्नोलॉजी का और ये यात्री सुविधाओं का उदाहरण तो बिल्कुल नहीं है। एक यात्री की सुविधाओं की कीमत पे आप दूसरे यात्री को ज़्यादा सुविधाएं देंगे, ये लोकतंत्र में तो नहीं है, नेचुरल जस्टिस में तो नहीं है। में आगे बढ़ते हुए सरकार ने यह घोषणा की है कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भी निजीकरण या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। अब बैंकिंग में जो सिनेरियो है वो थोड़ा अलग है, उसको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। आज भी ग्रामीण भारत के एक आदमी को अगर बैंक में अपना खाता खुलवाना होता है और एक ही जगह पे एक तरफ HDFC की एक ब्रांच है और दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक की ब्रांच है, तो वो आदमी सेंट्रल बैंक की सीढ़ियाँ चढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहाँ उसका खाता भी खुल जाएगा, कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज भी नहीं लगेगा। सेवाएं भले उसको HDFC जैसी नहीं मिले, लेकिन ठीक ठाक सेवाएं उसको वहाँ मिल जाएंगी। इसके बनिस्पत अगर वो HDFC में जाएगा तो उसको एक मिनिमम बैलेंस चार्ज पे करना होगा, जो या फिर उसको कम से कम एक नियत राशि जो 5,000 या 10,000 रुपये होगी अपने खाते में रखनी होगी। और अब जब आप बोल रहे हैं कि सारे बैंकों का हम निजीकरण कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेटजिक सेक्टर में PSU में बैंक तो आते नहीं हैं, तो निजीकरण के पश्चात क्या स्थिति होगी? आज की तारीख में आपकी तमाम योजनाएं जिसके बारे में आप कहते हैं कि हमने ये योजनाएं जनता के लिए बनाई हैं, या जैसे जनधन योजना की बात करते हैं, अटल पेंशन योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की बात करते हैं, या प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करते हैं, तो इन तमाम योजनाओं का जो कार्यान्वयन है, इनको धरातल पर उतारने का जो काम है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जा रहा है। आज आप देखेंगे तो कमोबेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपना आधा समय इन सरकारी कामों में लगाते हैं, और आपने निर्णय ले लिया कि इनका निजीकरण करना है। तो निजीकरण के बाद आपके ये जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं जिनके बल पे आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, इन योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे होगा? क्या आप निजीकरण के साथ इन योजनाओं का भी निजीकरण कर देंगे या इन योजनाओं को स्क्रैप कर देंगे? निजीकरण के पक्ष में एक और तर्क दिया जाता है कि जो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं, उनका निजीकरण करके, उनके प्रबंधन में सुधार करके उनको फ़ायदे में लाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति सामने आ रही है कि सरकार जो फ़ायदा कमाने वाली संस्थाएं हैं उनको भी बेचने पे आमादा है। का एक बहुत बड़ा उदाहरण NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने साल 2017-18 में अच्छा खासा लाभ कमाकर सरकार को दिया था, लेकिन अब इसके भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अब जो कंपनियां लाभ कमा रही हैं उनके प्रबंधन पे तो आप इस तरीके से प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं कि उसका प्रबंधन बहुत बेकार तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि प्रबंधन अच्छा है तभी तो कंपनी लाभ कमा रही है। और निजी क्षेत्र में प्रबंधन और बाकी हर चीज़ों का एक ही पैमाना होता है, वो है उसकी लाभप्रदता। जो कंपनी जितना ज़्यादा लाभ कमा रही है उसका प्रबंधन उतना बढ़िया माना जाता है। तो उस पैमाने पे भी देखें तो जो लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके निजीकरण के प्रयास का कोई मतलब समझ में आता नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट के साथ एक चीज़ और जो कॉमनली दिख रही है कि जिस भी सरकारी कंपनी के निजीकरण की बात होती है, पहले
उसके बारे में मीडिया में तमाम तरह की बातें फैलाई जाती है। अब ये प्लांटेड है या सच्चाई है इसका पता नहीं चलता है। जैसे BSNL का उदाहरण देखेंगे, ये कंपनी ठीक ठाक व्यवसाय कर रही थी, लेकिन फिर मार्केट में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी तो पहले तो आपने BSNL को 4G नेटवर्क फील्ड में नहीं आने दिया। अब टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हो रही है, सारे ग्राहकों को 4G का लाभ मिल रहा है और वो 4G पे जाना चाह रहे हैं, उस समय आपने एक कंपनी को 4G पे नहीं आने दिया, मतलब उसके हाथ बांध दिए। और बाद में आप ये तर्क दे रहे हैं कि ये कंपनी घाटे में है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको बेच देंगे। तो ये तर्क कहाँ तक हजम होता है? प्रतिस्पर्धा के दौर में जब भी आप किसी कंपनी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो कहाँ से फ़ायदा उसमें आएगा? कमोबेश यही स्थिति भारतीय बैंकों की हो रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की। आपने बैंकों को तमाम सरकारी कामों के और ऐसे कामों के बोझ के तले ऐसे लाद दिया है जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है, और बाद में आप इनकी तुलना निजी क्षेत्र के उन बैंकों से करते हैं जो मूल रूप से सिर्फ बैंकिंग कार्य में लगे हैं। निजी क्षेत्र के बैंक कोई भी सरकारी योजना का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आज जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, निजी क्षेत्र के बैंकों का उससे बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। वो प्योर बैंकिंग का अपना काम करते हैं और इसकी वजह से उनकी लाभप्रदता अच्छी है। तो जब आप तुलना करते हैं कि निजी क्षेत्र का एक बैंक 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दे रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा बैंक उसके बराबर में ही वो घाटे में है या कम लाभ कमा के दे रहा है, मतलब उसका प्रबंधन खराब है। लेकिन साथ में आप ये बताना भूल जाते हैं कि आपने अपनी बेकार की योजनाएं, उन योजनाओं का जिनका बैंकिंग से कुछ लेना देना नहीं है, उसको लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को चुना है, और प्राइवेट क्षेत्र बैंक तो आज़ाद है, वो अपना व्यवसाय कर रहा है। तो दोनों की लाभप्रदता एक जैसी होगी कैसे? मंडी सजी गई है तो देखते हैं खरीदार कौन होते हैं, और ये सारी बिक्री जब ख़त्म हो जाएगी, मतलब बाज़ार की धूल जब छटेगी तो क्या परिस्थितियाँ होंगी, उसके बारे में आकलन अभी से करना संभव है नहीं। तो जो परिस्थितियाँ आएगी उसके अनुसार फिर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।